जी बेटा, इट इज़ May June 17 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 1. वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 1. डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? इट इज़ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास. इट इज़ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास. अच्छा, अगला पार्ट कहता है the mass of the spherical comet is this much of radius this much is approximately this much. mass given है आपको और radius given है. assuming that comet has constant density calculate the gravitational field strength on the surface of comet. आप उसकी क्या निकालनी है? gravitational field strength. gravitational field strength का फार्मूला होता है F is equal to माइनस gm over r square. तो माइनस डालें या ना डालें, वो माइनस मैटर नहीं कर, वो तो डायरेक्शन शो कर रहा होता है. 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11. व्हाट इज मास? 1 इंटू 10 पावर 13 डिवाइडेड बाय रेडियस 3.6. रेडियस ही है 3.6 इंटू 1000 का स्क्वायर. व्हेन यू सॉल्व इट तो हमारा आंसर आ रहा है 5.1 इंटू 10 पावर माइनस 2 न्यूटन्स पर केजी. तो 5.1 न्यूटन पर केजी. अच्छा बेटा, बी पार्ट. अ प्रोब ऑफ वेट 960 न्यूटन ऑन द अर्थ लैंड्स ऑन द कॉमेट. ठीक है जी, तो लैंड करती है, उसका वेट 960 है प्रोब का. Using your answer determine the weight of the probe on the surface of comet. weight of the probe on the surface of comet निकालना है अपने comet के ऊपर इसका weight निकालना है. तो W is equal to mg. mass कितना है? having weight अर्थ पे उसका weight. तो पहले अर्थ इसका mass निकाल लो. अर्थ पे weight से mass निकालेंगे. mass कितना हो जाएगा? 960 over 9.81. अप्रॉक्सीमेटली इसका वेट कितना हो जाएगा? 90. निकाल लेते हैं, यही तो बस डायरेक्ट डाल देना. तो 960 ओवर 9.81 मल्टीप्लाई बाय 5.1 इंटू 10 पावर माइनस 2. तो सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 5.0 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन्स. अगले पार्ट में कहता है a second comet has a length approximately 4.5 kilometer and the width approximately 2.6 kilometers. Its outline is illustrated in the figure. उसकी डायग्राम में नजर आ रही है. क्या कह रहा है? Suggest one similarity and one difference between the gravitational field line at the surface of this comet and the surface of comet B. Similarity, both field lines will be inwards. Similarity ये है कि दोनों की field lines क्या होंगी? Attractive होंगी, inwards होंगी. और similarity क्या है? Field lines will be inwards. Field lines will be inwards क्योंकि attractive field है ना. as it is attractive field, as it is attractive field. अच्छा, डिफरेंस क्या है? जो spherical planet होगा, जो spherical comet होगा, उसकी फील्ड लाइन जो होगी ना वो रेडियल होगी, और जो ये वाला है इसकी फील्ड लाइन रेडियल नहीं होगी. तो फॉर एग्जांपल द फील्ड लाइंस ऑफ स्फेरिकल comet will be radially inwards, and for above comet it will not be radial. For above comet it will not be radial. ठीक है जी.
जी बेटा, इट इज़ May June 17 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 2. क्या कहते हैं? द प्रेशर P of the volume V of ideal gas are related to the density rho of the gas by the expression P is equal to 1 by 3 rho mean square speed. State what is meant by the symbol this. It is mean square speed. Mean square speed of molecules. अच्छा बेटा, उसके बाद वो कहते हैं यूज द एक्सप्रेशन टू शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय EK इज इक्वल टू 3/2 kT. ओके, इसको यूज करके प्रूव करना है. K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके, यू नो P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर स्पीड. तो अब लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 रो की जगह पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर मास इनटू वॉल्यूम C स्क्वायर. PV इज इक्वल टू 1/3 को भी तो ले जाते हैं, 3 PV इज इक्वल टू NmC स्क्वायर. अब PV किसके इक्वल होता है? PV इज इक्वल टू nRT भी हो सकता है और nKT भी हो सकता है. सो लिखा देते हैं, सिंस PV इज इक्वल टू nRT, तो सिंस PV इज इक्वल टू nRT और n क्या होता है, इसकी जगह लगा दो, n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो कांस्टेंट RT, और R ओवर NA K होता है R ओवर NA इज इक्वल टू K. सो PV इज इक्वल टू NKT इक्वेट कर लेंगे. तो 3 इस PV की जगह पे आ गया, NKT इज इक्वल टू NmC स्क्वायर. NM से कट गया, NM से कट गया. 3KT इज इक्वल टू MC स्क्वायर. हाफ यहाँ भी मल्टीप्लाई करती है, हाफ यहाँ भी मल्टीप्लाई करती है. तो 3/2 KT इज इक्वल टू हाफ MC स्क्वायर विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो डिराइव्ड. अगले पार्ट पे कहता है द आइडियल गैस ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज हीटेड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है. ओके, use the expression to show that thermal energy required to raise the temperature 1 has a value of 3/2 R where R is molar gas constant. Okay, इतनी एनर्जी चाहिए आपको. Okay, is heated. Q is equal to MC delta T होता है 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए. Q is equal to MC delta T required to raise the temperature by 1 Kelvin. M 1 मोल है ना, मोल, इसको मोल्स में लेना है. C डेल्टा T एनर्जी निकालनी है, ये 1 मोल हो जाएगा. C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये R. एंड आइडियल गैस ऑफ 1 मोल is heated. use the expression in A2 वाला एक्सप्रेशन. यार ऐसे नहीं, A2 वाला एक्सप्रेशन कितना है? A2 वाला है 3/2 KT. ओके, 3/2 KT. तो यू नो फॉर आइडियल गैस क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ potential energies of molecules plus sum of kinetic energies of molecules. ओके, ये तो ज़ीरो होता है. तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अगर मैंने इसको हीट अप करूँगा तो हीट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी. यू नो क्यू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ वर्क डन बाय
प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के, इंटरनल एनर्जी के। अच्छा, अब हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है ना, तो काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की बढ़ानी है, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है आपने। ये तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है? 3/2 kT। तो हमें कितने एनर्जी बढ़ानी है? 1 मोल की एनर्जी बनानी है। तो K किसके इक्वल होता है? R/Na। तो E टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 3/2 kT। अच्छा, अब आपको पता है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना ना, n कितना है? एवोगाड्रो कांस्टेंट Na। अच्छा, 3/2 तो पता ही है जो होता है। K कितना होता है? R/Na होता है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना करना है? 1 केल्विन, 1 केल्विन। Na से कट गया। तो आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आपको करनी पड़ेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो करना पड़ेगा वो कितना बनना पड़ेगा? 3R/2 काइनेटिक एनर्जी में चेंज। एंड यू नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड। Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो 3R/2 प्रूव हो गया। सो सॉल्व किया तो आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट। सोचने वाला था, आराम से नहीं होगा। अच्छा जी, नाइट्रोजन में भी अगले पार्ट में कहते हैं नाइट्रोजन में बी assumed to an ideal gas. The molar mass of nitrogen gas is this much. Molar mass 28 grams per mole. Use your answer to calculate the value of specific heat capacity in joules as a constant volume of nitrogen. Nitrogen का ये the molar mass of the nitrogen gas is this much. Use your answer in B1. अच्छा, पहले क्या था जी? क्वेश्चन क्या था? B1 में क्या था? आइडियल गैस का अगर आपने 1 मोल का टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए? 3/2 R चाहिए। फिर R इज मोलर गैस कांस्टेंट, 1 मोल का। ठीक है जी। अब उसके 1 मोल में कितने 28 ग्राम्स होते हैं। तो फार्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T फॉर 1 मोल एनर्जी रिक्वायर्ड इज 3/2 R। 3/2 R। मैस किसके इक्वल है? 1 मोल का मैस पर यूनिट मोल 28 ग्राम्स। ठीक है। C फाइंड आउट करना है। चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन ही है। ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, ग्राम्स को केजी में चेंज करने तो बेहतर है, क्योंकि R केजी से आता है तो इसको 1000 से डिवाइड भी कर दो। तो C किसके इक्वल आ जाएगा? 3R/2। 3R/2 क्या होता है? 1.5 R डिवाइडेड बाय 0.028। 1.5 डिवाइड बाय 0.028। तो आंसर कितना आ रहा है? 450 जॉल्स पर केजी पर केल्विन। बेटा वो आपसे खुद से हिंट दे रहा है, यूज़ B1 की इक्वेशन यूज़ करनी है। तो B1 में आपको पता है कितनी एनर्जी सप्लाई की थी 1 मोल के लिए? 3/2 R, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 3/2 R की थी। अब इसका मोलर मैस कितना है? 1 मोल का मैस कितना है? आप M भी तो 1 मोल ले रहे हैं ना, लेकिन केजी में ले रहे हैं। तो मोलर मैस कितने हैं? 28 ग्राम्स पर मोल। 28 ग्राम से केजी में चेंज किया। C डेल्टा T1 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3, मई जून 17 वेरिएंट 42। क्या कहते हैं? एक स्प्रिंग है, a mass of the magnet 250 grams is suspended from a free end of the spring as illustrated in figure। ये फिगर में नज़र आ रहा है, एक मैग्नेट है जिसका मैस आपको गिवन है 250 grams is hung from the spring as shown। ओके,
आगे कहते हैं द मैग्नेट हैंग्स सो दैट द पोल इज नियरली सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है, नजर आ रहा है। द कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर एंड अ स्विच, कॉइल इन सीरीज विद अ रेजिस्टर एंड स्विच से कनेक्टेड है। उसके बाद क्या कहते हैं, द स्विच इज ओपन, स्विच ओपन है। द मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली एंड देन अलाउड टू ऑसिलेट with one pole remaining inside the coil and the other pole remain outside the coil, ठीक है। The time t is equal to 0, at time t is equal to 0 the magnet is oscillating freely as it passes through the equilibrium position. At time 6 second the switch is closed, 6 second में switch close करती है। जब switch close करेंगे तो आपको पता है ना, करंट इंड्यूस होगा और लेंज़ेस लॉ उसकी मोशन को अपोज करेगा, हीट एनर्जी पैदा होगी और उसकी मोशन डैम्प्ड हो जाएगी। पहले फ्रीली ऑसिलेट कर रहा होगा, बाद में डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा 6 सेकंड के बाद। बिल्कुल सही है, सही है। नेक्स्ट वर्ड, द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ शोन। ओके जी, पूछता क्या है, for the oscillating magnet use data to calculate two significant figure, the frequency निकालनी है अपने, frequency कितने टाइम में frequency पहले टाइम पीरियड निकालो आप। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है, इतने टाइम में, इतने टाइम, ये एग्जैक्ट पास हो रहा था कहाँ से, ये एग्जैक्ट पास हो रहा है। तो 1 टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड, 2.5 टाइम पीरियड इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। 2.5 टाइम पीरियड इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। 2.5 टाइम पीरियड चेक कर लेना आप, 6 से एग्जैक्टली पास हो रही है। सो यहाँ से एग्जैक्ट पास नहीं हो रही, ये एग्जैक्ट पास नहीं हो रही, यहाँ से एग्जैक्टली पास हो रही है, इतने 6 सेकेंड्स में। तो कितने टाइम पीरियड हैं, एक टाइम पीरियड, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक क्रस्ट और 2 टाइम पीरियड, 2.5 टाइम पीरियड 6। तो t किसके इक्वल हो गया, 6/2.5। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, 2.5/6। 2.5/6 फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे हम। तो 1 मिनट कैलकुलेटर पे चेक कर लूँ मैं ज़रा। 0.42 हर्ट्ज। अच्छा, आगे कहते हैं द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग टाइम t0 to t is equal to 6 seconds। 6 सेकेंड तक उसकी एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी ½ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। हाफ, व्हाट इज मास ऑफ द मैग्नेट, 250 ग्राम्स ना, 0.25 किलोग्राम्स। ओमेगा क्या होता है, 2πf। 2πf कितना है, 0.42 होल स्क्वायर। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 into 10 power minus 2 whole square. When you solve it for the total energy, we get 2 into 10 power minus 4 joules. तो आंसर आ रहा है 2 into 10 power minus 4 joules एनर्जी आ गई। State Faraday law of electromagnetic induction. EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. पूरा लिखिएगा, EMF induced is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. अच्छा, आगे कहते हैं use Faraday law and energy conservation to explain the amplitude of oscillation of the magnet decreases after 6 seconds. जी बेटा, so when magnet oscillates, the coil, when magnet oscillates, coil cuts the magnetic flux. Coil cuts the magnetic flux. EMF is induced in the coil. EMF
induced when switch is closed, current is induced in coil. This current has heating effect, so heat is produced and mechanical energy of mechanical energy of oscillating magnet is converted into heat energy. Therefore, amplitude decreases. ठीक है जी बेटा. क्वेश्चन नंबर 4, May June 17, variant 42. Explain the main principle behind the use of ultrasound to obtain the diagnostic information about the internal body structure. तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है, सुन लें, मैं लिख ले रहा. High frequency ultrasound pulses are transmitted into the body at the surface. These pulses are reflected back from the inside boundaries between the different organs, internal tissues or organs. Reflected pulses are detected at the surface, amplified, processed and displayed. अच्छा, फिर ये भी बता देते हैं कि pulses कैसे बनती हैं. To produce ultrasound pulse, we place piezocrystal in high frequency alternating field. So it vibrates and emit ultrasound pulses. When reflected pulses are incident back, reflected pulses are again incident on piezocrystal. The piezocrystal vibrates and ultrasound pulse is detected. अच्छा, उसके बाद क्या था? The time delay between sending and receiving gives the information about depth of boundary. Time delay से depth मिलेगा. And the intensity of reflected pulse will give the information about nature of boundary. तो ये हमें आता है, ठीक है. इसके बाद बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखिए. A parallel beam of ultrasound I naught as it entered the muscle of thickness 4.6 cm as shown in figure 4.1. Beam of ultrasound, यहाँ पे intensity I naught, यहाँ पे IT, muscle this. The intensity of the beam just before it leaves the muscle is IT. ठीक है, just before it is IT. The ratio I naught over IT is found to be 2.9. The ratio I naught over IT is found over 2.9. Calculate the linear absorption coefficient mu of the ultrasound in the layer of muscle. अच्छा बेटा, the intensity just before it leaves the muscle is IT. Just before it leaves IT. यहाँ पे इंटेंसिटी I naught है और जो इसको लीव करती है मसल को, जो आगे जाती है, वो IT है. Is found to be this. Okay. So I naught over IT is equal to 2.9. तो IT कैसे निकालेंगे आप लोग? IT इज इक्वल टू, यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी है I naught, यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी है I naught. I naught when pass through this thickness it will exponentially decrease. तो द टर्म जब इधर से इधर गुजरती है, जब इस थिकनेस को क्रॉस करती है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी I जिसकी थिकनेस x, यहाँ पे इंटेंसिटी जो मिलती है वो क्या होती है, I इंटू ई पावर माइनस के एक्स होती है, म्यू एक्स होती है. तो ये निकालना है आपने. यहाँ पे इंटेंसिटी I नॉट है ना, जब इस थिकनेस से गुजरेगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ई पावर माइनस म्यू इंटू एक्स इज थिकनेस. फिर क्या होगा,
फिर यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगी और कुछ ट्रांसमिट होगी, फिर इंटेंसिटी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वो क्या होता है, आई टी ओवर आई नॉट मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे पहुँचेगा आई टी ओवर जितनी भी यहाँ पे पहुँचेगी उसकी इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी पहुँचेगी। थिकनेस गिवन है, द इंटेंसिटी जस्ट बिफोर इट लीव्स द मसल इज आई टी, जस्ट बिफोर इट लीव्स द मसल, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, मसल को रिसीव कर रही है, यहाँ पे पहुँच रही है, यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी आई टी है। ओके, सो कैलकुलेट द लीनियर एब्जॉर्प्शन, वापस भी नहीं आई, यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट है, यहाँ पे जितनी पहुँची जस्ट लीव्स द मसल, जो है मसल्स को लीव करेगी, जो यहाँ पे पहुँचेगी, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो इतना ही बताना चाहिए। तो हमने क्या निकालना है, ई पावर माइनस म्यू एक्स निकालना है, या ये म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। ये जाके उसको जाके डिवाइड करो, आई टी ओवर आई नॉट की वैल्यू गिवन है, आई नॉट ओवर आई टी की वैल्यू गिवन है, सॉरी। तो क्या करेंगे आप, जी बेटा इसको डिवाइड कर देते हैं उधर, आई टी ये इधर आ जाएगा, तो ई पावर ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, ई पावर 1 ओवर ई पावर माइनस म्यू एक्स इज इक्वल टू आई नॉट ओवर आई टी। मैंने ये उधर डिवाइड कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया, और ये ऊपर जाके पॉजिटिव पावर हो जाएगी, ई पावर म्यू एक्स कितना है 4.6 सॉरी 4.6 पॉजिटिव पावर होगी, ऊपर चली गई, और आई नॉट ओवर आई टी की वैल्यू गिवन है 2.9, म्यू इंटू 4.6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.9। व्हेन यू सॉल्व इट तो आंसर आ रहा है 0.23 पर सेंटीमीटर। बेटा जितनी इंटेंसिटी यहाँ पर है ना, जब यहाँ पहुँचेगी, वो बाउंड्री की बात नहीं कर रहा कि रिफ्लेक्ट होगी, जितनी यहाँ पे पहुँचेगी हमें पता है वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियली डिके होती जाएगी, एक्सपोनेंशियली कम होती जाएगी, हीट अप करती जाएगी। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी पहुँचेगी उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस म्यू एक्स। अब आई नॉट ओवर आई टी की वैल्यू गिवन थी, इधर जाएगा उधर जाके डिवाइड होगा, दोनों को डिवाइड कर दिया, सॉल्व किया तो आंसर आ गया। So question number 5, May June 17 variant 42. State 2 advantages of transmission data in digital form rather than analog form. Digital में क्या होता है, less expensive होता है, it is less expensive, the circuits are less expensive to produce, circuits are less expensive होते हैं, और more secure data, हम इस पर एरर निकाल सकते हैं, मोर सिक्योर डाटा, एक्स्ट्रा बिट ऐड करके ना उसको बोलते हैं पैरिटी बिट ऐड करके, हम सिक्योरिटी डाटा ज़ाया ना हो, और नॉइज़ कैन बी फिल्टर्ड आउट, नॉइज़ कैन बी फिल्टर्ड आउट, नॉइज़ कैन बी, सिग्नल कैन बी रीजनरेटेड और नॉइज़ कैन बी फिल्टर्ड आउट, नॉइज़ कैन बी रिमूव्ड, सिग्नल कैन बी रीजनरेटेड, सिग्नल can be regenerated। उसके बाद कहता है an analog signal S1 is converted into digital signal D by using an ADC. After transmission of digital signal is converted back to analog ST using DAC as illustrated. Outline the process by which ADC converts the analog signal into digital signal. Analog signal क्या करता है, it takes the value of input at regular intervals, sampling interval, it sets the sampling frequency and see the value of input voltage at regular time intervals and convert these decimal number into binary numbers. तो क्या करता है ये, it takes, it samples the value
it samples the voltage of analog signals at regular time intervals. सैम्पलिंग इंटरवल भी कहते हैं. And converts these voltage decimal values into binary digits 0 1 में कन्वर्ट कर देता है, बिट्स में कन्वर्ट कर देता है. The ADC and DAC operate in the same sampling rate and sampling number of bits in each second. State the effect of transmitted analog signal when ADC and DAC the sampling rate is increased. जब सैम्पलिंग रेट बढ़ा देंगे, मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो टाइम सैम्पलिंग टाइम कम हो जाएगा ना, तो स्टेप विड्थ ऑफ द रिकवर्ड वेव विल डिक्रीज. स्टेप विड्थ कम हो जाएगी. विड्थ ऑफ रिकवर्ड सिग्नल विल डिक्रीज. स्टेप विड्थ और स्टेप डेप्थ एक ही बात होती है. स्टेप विड्थ और डेप्थ एक ही बात होती है. अच्छा, द नंबर ऑफ बिट्स इन ईच इज इंक्रीज. जब नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जब नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाएंगे तो स्टेप हाइट विल डिक्रीज. स्टेप हाइट विल डिक्रीज. जी, स्टेट कूलम्स लॉ. फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. आप पूरा लिखेगा. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम. क्या लिख रहे हैं आपने? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? Two charged metal spheres A and B are situated in vacuum as illustrated in figure 6.1. Sphere A और sphere B एक की सरफेस से दूसरी की सरफेस पे जा रहे हैं. 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. Two charged metal spheres है, metal spheres. Okay. The shortest distance between the surfaces is 6 centimeter. उन दोनों की surfaces के दरमियान जो distance है वो 6 है. The movable point P lies along the line joining the centers of two spheres. Okay, a distance x from the sphere A. The variation with distance x of the electric field strength is shown. Electric field strength यूं वेरी कर रहा है, ग्राफ में नजर आ रहा है. अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन हमें नजर आ रही है. ठीक है, पूछ क्या रहा है अगला पार्ट? हाँ जी, he's asking use the figure 6.2 to explain whether the two charges have same or opposite sign. Whether the two charges have same or opposite sign. फिगर को देखिए, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दरमियान में ज़ीरो हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो कब होती है? जब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. When electric fields are in opposite direction, when they have same charge, जब सेम चार्ज होता है ना, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो कैंसिल आउट ईच अदर. अगर ऑपोजिट चार्ज होता ना, पॉजिटिव होता और नेगेटिव होता, तो ये कभी जीरो ना आता दरमियान में. जीरो आ रहा है यहाँ पे. ऑपोजिट कब होगा? जब सेम चार्ज होगा. तो क्या है? दे हैव सेम चार्ज एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव. पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव हो रही है. देखो, राइट पे पॉजिटिव, जीरो, फिर नेगेटिव हो रही है. तो ये लाइक चार्जेस हैं. ये क्या है? दीज आर लाइक चार्जेस. क्या लिखेंगे?
they have same charge on each sphere, same charge as electric field changes from positive to 0 to negative, that is it changes its direction, that is electric field changes its direction and there is null point present. अच्छा, proton is a point P where x is equal to 5 centimeter. Use the data to determine the acceleration of proton. Proton P पर है जब x 5 centimeter है. Acceleration निकालना है तो A is equal to F over m. F क्या होता है? Q times electric field strength over m. तो चेक कर लें, Q मुझे पता है एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. मैस ऑफ प्रोटॉन भी पता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 5 सेंटीमीटर पे चेक कर लें ग्राफ से. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट 5 सेंटीमीटर? यू नो ये वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू है. ये कितना है? एक बॉक्स जो है ना वो 0.5 के इक्वल है, 0.5 तो 2.3 माइनस 3 3.5 1.5 के इक्वल है ना, 3 हो गया ना, 4 और ये 5, ठीक है. -3 इंटू 10 पावर 3, -3 इंटू 10 पावर 3. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है? बस 3 इंटू 10 पावर 3, नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है. 3 इंटू 10 पावर 3, वो 10 पावर 3 भी तो है ना साथ, ये जो आ रही है साथ लिखते हैं. तो व्हेन यू सॉल्व इट तो क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन. पहले तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता दी, यूज़ किया 2.9 इंटू 10 पावर 11, 2.9 इंटू 10 पावर 11. आ जाके कहते हैं यूज द डाटा फ्रॉम फिगर 6.2 टू स्टेट द वैल्यू ऑफ x एट विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम. Rate of change of electric potential is E. What is E? Is negative gradient of potential. Rate of change of electric potential, E is rate of change of, E is what? Rate of change of electric potential. और E is gradient. Rate of change gradient होता है, इसका slope of potential, negative slope of potential. तो E की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है? आप ग्राफ से चेक कर लें. E की वैल्यू मैक्सिमम इज, यहाँ पे कितनी है? 5, 6, 7 और यहाँ पे कितनी है? बहुत ज़्यादा, 6 सेंटीमीटर पे ये ज़्यादा है. ये -14 तक आ रही है अप्रॉक्सीमेटली. तो एट 6 सेंटीमीटर इट इज़ ग्रेटेस्ट. एट 6 सेंटीमीटर द वैल्यू E is greater at 6 centimeter. Question number 7, May June 17, variant 42. A capacitor consists of two parallel metal plates separated by an insulator as shown. Metal plates and separated by an insulator. Suggest why the capacitor is connected across the terminal of battery. The capacitor stores energy not charge. Okay. Capacitor energy को store करता है. You know, जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक प्लेट पे वन प्लेट गेन पॉजिटिव चार्ज, अदर प्लेट गेन इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज. सो द नेट चार्ज इज 0. बोथ प्लेट्स गेन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज. Charge stored on each plate is equal and opposite, so net charge stored is 0, but battery
has to do work in separating the charges at each plate. ठीक है. Therefore, since work done is equal to energy transferred, energy stored on the capacitor. अच्छा बेटा, define capacitance of a capacitor. Charge stored on each plate per unit volt. Charge stored on each plate per unit volt. It is charge stored on each plate per unit volt. Per unit, define per unit volt. Charge stored on each plate per unit volt से बेहतर चार्ज क्या है तो per unit volt और potential difference. अच्छा भाई आगे कहते हैं the capacitor is charged. The capacitor is charged, so the potential difference between places is V naught. The capacitor is then connected across a resistor for a short time. It is then disconnected and energy stored is reduced to 1/16 of the original value. Determine in terms of V naught the potential difference across the capacitor. Energy reduces to इतनी रह गई है. Energy reduces to this value. Initial energy किसके equal है? Initial energy E1 initial energy half C V naught का square. What is final energy? Final energy है initial energy. Initial energy है final energy is 1/16 C V naught square. अच्छा जी 1/16 साथ हाफ भी तो आएगा 1/16 ऑफ हाफ सी वी नॉट स्क्वायर 1/16 ऑफ हाफ सी वी नॉट स्क्वायर. अच्छा भाई पहले एनर्जी इतनी थी अब एनर्जी 1/16 हो गई है. अब एनर्जी का वोल्टेज से क्या रिलेशन है? एनर्जी is directly proportional to V square. So E1 over V1 square is equal to E2 over V2 square. E1 कितना था? सपोज E था E. V1 कितना था? V नॉट का स्क्वायर. E2 कितना है? 1/16 E. 1/16 कितना होता है? तो वैसे लिखूँ 1/16 E ओवर V2 का स्क्वायर निकालना है. E से कैंसिल हो गई, उधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 इंटू V नॉट स्क्वायर. तो अंडर ले लें. V2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 V नॉट. तो क्या हो जाएगा? 1/4 V नॉट. सही है जी बेटा. क्वेश्चन नंबर 8 वेरिएंट 42 May June 17. A student designs a circuit incorporating an operational amplifier as shown in figure 8.1. 0 से 6 वोल्ट RR component C थर्मिस्टर है, RV फिक्स वेरिएबल रजिस्टर है, 5 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है और यहाँ पे ये LEDs लगे हुए हैं इसके आउटपुट के साथ. On figure 8.1 draw a circle around the output devices. आउटपुट कहाँ मिल रही होती है? आउटपुट से आपको डिस्प्ले मिलता है ना, तो डिस्प्ले LEDs ये आउटपुट देंगे आपको. स्टेट द पर्पस ऑफ दिस सर्किट. ये सर्किट का पर्पस क्या है?
इस सर्किट का पर्पस ये है कि ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए जब टेम्परेचर चेंज हो। ये टेम्परेचर सेंसर है ना, तो ये स्विचिंग होती रहेगी, कभी ब्लू कभी ग्रीन। जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होगा या कम होगा तो ये इनकी चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये इंडिकेट करता है सर्किट कि टेम्परेचर एक पर्टिकुलर सेट वैल्यू से ज़्यादा या कम है। तो द सर्किट इंडिकेट्स द टेम्परेचर इज़ बिलो और लेस, मोर और लेस। क्या करता है, इट इंडिकेट्स दैट whether the temperature is above or below a set value, below or above a set value। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, द रेजिस्टर एक्स एंड वाई हैव रेजिस्टेंस आर, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। जब दोनों की रेजिस्टेंस सेम है तो उसको भी 3 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 3 वोल्ट मिलेगा, और जितनी वोल्टेज जिसे मिलेगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, आगे कहते हैं, मैं डायग्राम पे रहने दो आगे। वन कंडक्टिंग LED B emits blue light and LED G emits green light. State whether the green light is emitted or blue, when blue or green light is emitted when the resistance is greater than the resistance RV। बेटा, when the resistance is greater than, इसकी resistance ज़्यादा है, when the resistance of C is greater than, जब इसकी resistance ज़्यादा है तो इसको क्या मिलेगी, ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी इसके कंपैरिजन में, more than 3 वोल्ट, more than 3 वोल्ट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन 3 वोल्ट। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, लेस, V नेगेटिव बड़ा हो जाएगा तो आउटपुट विल बी नेगेटिव, तो ग्रीन LED विल ग्लो। अब कौन सा LED ग्लो करेगा, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ग्रीन वाला ऑन होगा। हाँ जी, तो पहले तो ये बताएं कौन सा LED होगा, द ग्रीन LED विल ऑन, ग्रीन G विल ग्लो। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इन्वर्टिंग इनपुट इज़ फिक्स्ड एट 3, इन्वर्टिंग इनपुट इज़ फिक्स्ड एट 3, V नेगेटिव इज़ फिक्स्ड एट 3 वोल्ट, V positive is connected parallel to RV, parallel to RV, so potential difference across RV is equal to, so when resistance of C is greater than RV, it potential difference across C will be more than 3 volt, half होते हैं ना, and potential difference across RV or V positive is less than 3 volt. Now V negative is greater than V positive, therefore V out will be negative and G will be forward biased. And glow करेगा बस, ठीक है। Next part, state and explain what is observed as the resistance of C is reduced. Now the resistance reduce करेंगे तो फिर blue will glow, green swap हो जाएगा, green will turn off and blue will glow, G will turn off and B will glow
as resistance of C is reduced, the potential difference across C will be reduced. Therefore, potential difference across RV or V positive will be more than 3 volt. Now V positive is greater than V negative, so V out will be positive. Therefore, B will glow. So just the function of a variable resistor. Variable resistor say we can check, we can change the temperature at which the swamping will take place. Swapping, the transition will take place. We can change the temperature at which transition between diodes will change. Transitions of switching the LEDs. Okay. Question number 9, May June 17, variant 42. Question number 9. A Hall probe is placed near to one end of the current carrying solenoid as shown. Solenoid Hall probe जिसको आप rotate कर सकते हैं XY battery. The probe is rotated about the XY axis and then held in a position so that Hall voltage is maximum. Suggest why the Hall probe is made up of thin slice. Hall probe is made up of thin slice of the material. जी, as you know, Hall voltage किसके equal होती है? Hall voltage is equal to IB over NTQ. So Hall voltage is inversely proportional to thickness. To have measurable value, to have considerable values of Hall voltage, to have larger Hall voltage, thickness should be less. In order for consistent measurement of magnetic flux density to be made, the current in probe must be constant. Current must be constant, otherwise it will not give accurate value. So Hall voltage also depends on current. So we have to measure V. We have to measure B. Therefore, all other terms we want to measure B accurately. We want to measure B accurately. Therefore, I should be constant. अच्छा जी, आगे कहते हैं the probe is now rotated through an angle of 360 degree about the XY. At 0 degree the Hall voltage is maximum. On figure draw करना है आपने, तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, जितने डब्बे ऊपर है उतने डब्बे नीचे तक आएगी, 90 पे 0 हो जाएगी, 180 पे दोबारा मैक्सिमम हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह बिल्कुल वेव की तरह कॉस का ग्राफ जरा अच्छा से बनाएंगे, मेरे हाथ तर सही तरह पढ़ नहीं रहा। ठीक है जी।
जी बेटा, मई जून 42, May June 17, variant 42, question number 10. Briefly describe two phenomena associated with photoelectric effect that cannot be explained using wave theory of light. Instantaneous emission, threshold frequency, maximum kinetic energy depends on frequency, maximum kinetic energy doesn't depend on intensity. अच्छा, आगे कहते हैं अच्छा भाई, आगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखना है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन illuminated with the light of wavelength lambda is given by the expression आपको given है. where h is a Planck constant of light, identify the symbol lambda naught. This is threshold wavelength. Threshold wavelength, maximum value of wavelength at which up to which it can occur. अच्छा, उसके बाद कहता है ग्राफ बनाया उसने. Figure the variation 1 over lambda of E max of the metal surface is shown in figure 10.1. Use figure 10.1 to determine the value of lambda naught. ओके, सबसे पहले तो देखिए ना, E max, इसको इक्वेशन को खोलें, आपको जो इक्वेशन गिवन थी, E max इज इक्वल टू AC ओवर 1 ओवर लैम्बडा माइनस HC ओवर लैम्बडा नॉट. तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. हमें क्या लग जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. वाई एक्सिस पे लिया हुआ, एक्स एक्सिस पे 1 ओवर लैम्बडा लिया हुआ है ना. ओके, और आपका आपने यूज़ फिगर 10.1. तो 10.1 आप इसको एक्सटेंड कर दें किस लैम्बडा पे, ये इस लाइन को स्ट्रेट करें तो ये कट कहाँ पे करेगा, जब 1 ओवर लैम्बडा 0 होगा, तो स्ट्रेट ले आए. अच्छा भाई, जब 1 ओवर लैम्बडा 0 होगा तो ई मैक्स की वैल्यू इसके इक्वल होगी. 1 ओवर लैम्बडा यहाँ पर आ गया, तो बी मैक्स 0, ये 1 ओवर लैम्बडा नॉट है, ये 1 ओवर लैम्बडा नॉट है ऐसी वैल्यू. तो 1 ओवर लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 2.2 इज 2.2 इंटू 10 पावर, ये भी है -6, 10 पावर 6. तो लैम्बडा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर 2.2 इंटू 10 पावर 6. व्हेन यू सॉल्व इट, तो ये आ रहा है 4.5 इंटू 10 पावर -7. यूज ग्रेडियंट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट. यूज ग्रेडियंट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट. हमें पता है इसका ग्रेडियंट किसके इक्वल है, HC के. स्लोप इज इक्वल टू HC, सी स्पीड ऑफ लाइट. अब ग्रेडियंट निकालना है, राइज ओवर रन. कौन सा पॉइंट इज इजी, ये इजी है ना पढ़ना, भी इजी है. मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, दिस पॉइंट, ये 3.5 है. पहले राइज चेक कर लेते हैं. व्हाट इज राइज, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, ये वैल्यू लेनी है, एक बॉक्स ऊपर है, ये 1 है, ये 2 है, 2.1, 2.6 है, ये 2.6. तो राइज कितना है, 2.6 इंटू 10 पावर -19, -19 भी है राइज. और रन, ये सारा रन ले लो. 3.5 -2, 3.5 -2
इंटू 10 पावर 6। तो स्लोप कैसे आएगी, राइज ओवर रन, स्लोप आ रही है वाई एक्सिस 2.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और रन कितना आ रहा है 3.5 माइनस 2.2, 3.5 माइनस 2.2 इंटू 10 पावर 6 इज इक्वल टू एच सी। सी कितना होता है 3 इंटू 10 पावर 8। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद एच की वैल्यू आ रही है ओके ये भी जाके डिवाइड होगा 2.6 डिवाइडेड बाय 1.3 डिवाइडेड बाय 3, तो हो जाएगा सब कुछ करने के बाद h इज इक्वल टू 6.667 इंटू 10 पावर माइनस 34। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखें 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 34। 12 सेकेंड। आगे कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द मेटल इन सरफेस बी बिकम्स oxidized. Okay, photoelectric effect is still observed but work function is increased. Work function on figure 10.1 draw a line to show the variation of one oxidized surface का work function बढ़ गया है, work function बढ़ गया है तो threshold frequency ज़्यादा हो गई है, 1/λ कम हो गई है। threshold frequency बढ़ जाएगी ना जब work function बढ़ जाएगा, वर्क फंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो 1/λ ज़्यादा हो जाएगा, 1/λ ज़्यादा हो जाएगा। देखो बेटा अब यहाँ 1/λ है ना, खुद सोचो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साथ इसके, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू HF0, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू HC/λ0। तो वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ0। तो अगर ये बढ़ेगा तो 1/λ0 बढ़ेगा, तो 1/λ0 आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो उसकी पैरेलल लाइन बनेगी। अब आपकी यूँ करके कहीं से बना दें, थोड़ा आगे बना दें, एंड लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, May June 17 variant 42, an electron has charge -q mass m, it is accelerated from rest in a vacuum through a potential difference v. Show that the momentum p of the accelerating electron is given by p is equal to √2 nqv. Show that an electron has charge v mass and it is accelerated in vacuum through a potential difference v. आपने potential difference v अप्लाई किया है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ गया है और इनके जब पोटेंशियल डिफरेंस v है। ओके तो क्या लगेगा, लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² इज इक्वल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है qv, तो v किसके इक्वल आ गया, v is equal to 2qv over m का स्क्वायर रूट, स्पीड इसके इक्वल आ गया। अब डाल दें मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो v आपके पास है, m भी है आपके पास, तो p इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 2qv ओवर m, अंडर का मतलब होता है पावर हाफ, अभी ऊपर m पावर 1 है और m पावर हाफ है, ये भी m पावर हाफ हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा m पावर हाफ और 2qv पावर हाफ। अब इनको एक ही, ये भी हाफ पावर ये भी हाफ पावर, तो होल अंडर रूट, p इज इक्वल टू 2mqv अंडर रूट, प्रूव्ड।
नेक्स्ट कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस v थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट इज 120 स्टेट व्हाट इज बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ इट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल wavelength associated with moving particle. Calculate the de Broglie wavelength. Calculate करनी है de Broglie wavelength. Lambda is equal to h over p. h over 2mqv under root. हाँ जी 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन की निकालनी है 120 वोल्ट 2 इंटू मैस कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और वोल्टेज कितनी होती है बेटा 120 वोल्ट से कह रहे हैं। सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 1.12 into 10 power minus 10 1.12 into 10 power minus 10 meters। अच्छा आगे कहते हैं द सेपरेशन ऑफ द कॉपर एटम्स The separation of the copper atom in a copper crystal is this much. By reference to your answer, suggest whether the electron diffraction could be observed using a beam of electrons that have been accelerated to a potential difference of 120 volt and then incident on a thin copper crystal. तो yes हो सकती है wavelength comparable है the wavelength is comparable with the separation comparable with spacing between atoms spacing between layers of atoms therefore diffraction can be observed। Question number 12 variant 42 May June 17 one nuclear reaction can take place in a nuclear reactor may be represented by in part by the equation 92U235 0 and 1 it gives MO plus LA plus this plus energy the data for the nucleus and some particles are given आपको data given है unified atomic mass given है सबका तो पूछ क्या रहा है आपसे complete the nuclear reaction shown above complete the nuclear reaction shown above ओके और भी कुछ बन रहा है इसका मतलब है 92 और 0 92 ही रहे यहाँ पे कितने आ रहे हैं 42 और 57 यानी 42 और 50 से 89 हो रहे हैं 57 प्लस 42 4 और 5 9 यह 92 है 57 प्लस 49 क्या हो गया 99 कैसे हो सकते हैं वन न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स द पार्ट डॉट ऑफ इन पार्ट्स बाय द इक्वेशन यूरियम दिस प्लस 0 and 1 42 प्लस 99 प्लस 2 न्यूट्रॉन्स भी निकल रहे हैं कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन शोन अबव ये 92 है तो ये 92 से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं 42 प्लस 57 इज 99 99 इसका मतलब ये होगा ये कब बढ़ते हैं जब बीटा पार्टिकल भी निकलते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट होते हैं बीटा पार्टिकल्स भी एमिट होते हैं तो प्रोटॉन नंबर बढ़ जाते हैं पहले मैथ्स नंबर चेक कर लो ये 236 है 236 यहाँ पे कितना बन रहा है 2 और 141 95 प्लस 139 प्लस 2 95 प्लस 139 प्लस 2 6 9 प्लस 3 2 और 2
5 और 9 14 और 16 एक है ना 13 आएगा 236 ये सेम है। अच्छा ये सेम है, ये कितना होना चाहिए था, ये 92 होना चाहिए थे ना 99 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, 7 बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड। तभी ऐसा होगा ना यार, 7 होंगे ना, देखो इनको 7 ज़्यादा है, 99 है और ये 92 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। अच्छा शो दैट द एनर्जी इक्वलेंट टू 1 जूल इज 934 MeV। तो ये तो आसान है। तो 1 यूनिफाइड किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। E इज इक्वल टू mc², 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व इट तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी जॉल्स में। ठीक है, तो एनर्जी आ रही है 1.494 इंटू 10⁻⁻10 जॉल्स। अच्छा अब हमें पता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जॉल्स। इसको इस पर डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, जब सॉल्व किया 1.494 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻13, आंसर आ जाएगा MeV। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 934 MeV। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ La। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ La पहले तो मास डिफेक्ट निकालें इसका। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। डेल्टा एन, कितने प्रोटॉन्स हैं, 57 प्रोटॉन्स। 57 मल्टीप्लाई बाय एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1.00728 प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास 139 माइनस 57, 139 माइनस 57 82 मल्टीप्लाई बाय न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.00863 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस 138.955। इट गिव्स, सब कुछ किया, मास डिफेक्ट निकाल लिया, तो बराबर मास डिफेक्ट आ रहा है 1.16762 U फॉर्म में आ रहा है। ये सब U की फॉर्म में, U साथ है। अच्छा अब हमें पता है 1U इज इक्वल टू 934 MeV। तो कितनी होगी एनर्जी रिलीज्ड, तो बाइंडिंग एनर्जी 934 मल्टीप्लाई बाय 1.16762, इट गिव्स, मल्टीप्लाई कर दिया 785 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 785 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले पार्ट में कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन। State and explain whether the binding energy per nucleon of uranium will be greater than, equal to or less than. Binding energy, state and explain. Binding energy increase होती है ना, binding energy per nucleon of uranium will be less. It will be less because energy is released in the reaction. State and explain. Binding energy per nucleon of uranium-235 will be less as energy is emitted in this reaction, so binding energy has been increased. So binding energy has been increased. Or we can explain it through binding energy curve. Binding energy per nucleon
और ये अप्रॉक्सीमेटली ये होता है। तो यू कैन सी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एटॉमिक मास नंबर के साथ। तो अभी क्या क्या थे आपके पास? 57 आ रहा है। आयरन 56 की सबसे ज़्यादा होती है ना एनर्जी, तो 57 यहाँ पर कहीं पर होगा। तो बियॉन्ड 56 द बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेस। आप ऐसे बता सकते हैं इस ग्राफ के रेफरेंस से। बियॉन्ड एटॉमिक मास 56 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन decreases, therefore uranium will have less energy.